Hello students, welcome you all in virtual classes of SMB Inter College High School Science. SMB इंटर कॉलेज अलीगढ़ से मैं हूं आपके साथ आपका शिक्षक भूपेंद्र सिंह। आप सबका पुनः स्वागत करता हूं हाई स्कूल जीव विज्ञान की वर्चुअल क्लासेस में। अब तक के जो हमारे हाई स्कूल साइंस और अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 से लाइफ प्रोसेसेस एनसीईआरटी के मार्फत। और इसमें हमारा जो टॉपिक अभी चल रहा है वो है परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा। हमने जाना कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण क्या होते हैं, क्या होती हैं सजीवों की जैविक आवश्यकताएं जो उनको निर्जीवों से अलग करती हैं, और इन जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाते हैं। जीवों में बहुकोशिका यानी कि मल्टी सेलुलरिटी बढ़ने से कौन कौन सी समस्याएं पैदा होती हैं, और जटिलता होने पर उनका पूर्ण क्या नाम निवारण किस प्रकार से सजीवों के शरीर में किया जाता है। हमने जाना परिसंचरण तंत्र के बारे में, परिवहन तंत्र के बारे में, और इसलिए हमारे लिए क्यों आवश्यक है। हमने जाना तरल संयोजी ऊतक के बारे में, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे शरीर में। हमने जाना ब्लड एंड लिम्फ को, लसिका को एज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हमने रुधिर के विभिन्न प्रकार के कार्पसल्स का और उसके अंदर जो भी संगठन होता है और उन सभी कणिकाओं पदार्थों के कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के पाथ के तौर पर, मार्ग के तौर पर हमने जाना ब्लड वेसल्स के बारे में, रुधिर वाहिनियों के बारे में, इसके प्रकार के बारे में कि किस प्रकार से धमनी, शिराएं और कैपिलरीज होती हैं। अभी लाइफ प्रोसेसेस के तहत हम लोग परिसंचरण तंत्र में आज स्टडी करेंगे मानव का हृदय। आइए स्टूडेंट्स, मानव के हृदय के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें समझ लेते हैं। पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट कि हृदय का जो अध्ययन है, द स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। कार्डियो शब्द जहां भी आता है उसका मतलब जो होता है हृदय से होता है। तो कार्डियोलॉजी क्या हो गया? विज्ञान की वो शाखा जिसमें कि हम लोग हार्ट के बारे में, हार्ट के प्रोसेसेस के बारे में स्टडी करते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। और ऐसे वैज्ञानिक या डॉक्टर्स जो इस हार्ट से रिलेटेड हैं, इस हार्ट की स्टडी से रिलेटेड हैं, उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर आकार को लेकर के चलें तो कोई भी व्यक्ति है, उसकी बंद मुट्ठी का जो लगभग आकार हुआ, उसी आकार का आपका हार्ट होता है कि आपकी मुट्ठी के अंदर आसानी से समाहित हो जाए। हृदय जो है आप जानते हैं वक्ष गुहा में है। हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ा था कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी में हार्ट और उसके अलावा एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। थोरेसिक कैविटी में हम बात करें तो सेंट्रल से थोड़ा सा हट करके ये जो हृदय है ये 3 झिल्लियों से घिरा रहता है, और इन झिल्लियों को पेरिकार्डियम कहते हैं। इन झिल्लियों के अंदर में जाकर के थोड़ा सा एक लिक्विड भरा रहता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड या पेरिकार्डियल हृदय आवरणी तरल द्रव्य कुछ इस तरह का कहते हैं। इसका काम जो होता है वो हृदय को नम बनाए रखना। साथ ही साथ क्योंकि आप जानते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेगनेंसी पीरियड, गर्भावस्था में ही जब आप अपनी माँ के गर्भ में होते हैं तभी से आपका हृदय धड़कता है, धड़कना शुरू करता है, और जब तक जीवन रहता है मृत्यु तक लगातार बिना रुके बिना आराम किए लगातार धड़कता रहता है। तो उस समय उसको एक मोबिलिटी बनाने के लिए एक कहना चाहिए मोबिल ऑयल की तरह से जो फ्लूइडिटी प्रोवाइड करेगा वो यही पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, हृदय आवरणी द्रव्य होता है। हार्ट जो है आप जानते हैं मस्कुलर स्ट्रक्चर्स है। मांसपेशियों के संदर्भ में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि हृदय की जो मांसपेशियां होती हैं बिल्कुल विशेष प्रकार की होती हैं, ना ये रेखित होती हैं ना ये अरेखित होती हैं, इनमें दोनों के मिक्स गुण होते हैं। और इस प्रकार की जो मांसपेशियां होती हैं उन्हें हृदय मसल या कार्डिक मसल्स कहते हैं। तो कार्डिक मसल से बनी हुई एक स्ट्रक्चर है जो एक पंपिंग मशीन की तरह से काम करती है। जानते हैं हृदय के मुख्य कार्यों के बारे में। तो हृदय का जो कार्य है वो एक तो सबसे जरूरी चीज अभी हम लोग डायग्रामेटिकली जब देखेंगे तब भी इसको बारे में बताएंगे कि बायां अलिंद जो होता है वहां से हृदय में
धड़कन उत्पन्न की जाती है। इसे ही ऐसे नोड कहते हैं और इसी को एक नाम पेस मेकर भी देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, पेस मेकर क्या होता है? तो बाएं अलिंद में स्थित मांसपेशियों उसका तंत्रिकाओं का एक गुच्छा होता है जिसे ऐसे नोड कहते हैं और यही हृदय में धड़कन उत्पन्न करता है। चलिए, दूसरी बात जो आती है मेन चीज, वो ये है कि शरीर के जो अशुद्ध रुधिर है उसको शिराओं के द्वारा एकत्र करता है। इसके अलावा उस रुधिर को फेफड़ों में पहुंचा करके शुद्ध करता है। शुद्ध मतलब उसमें ऑक्सीजन की प्रतिशतता बढ़ाता है। फेफड़ों से उस शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन जो रुधिर है उसको ले करके वापस आता है और फिर पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक रुधिर वाहिनियों के माध्यम से इस शुद्ध रुधिर को पहुंचा देता है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हैं। जैसे मैं आपको पहले बताया भी कि विशिष्ट प्रकार की हृदय पेशियां यानी कार्डिक मसल्स होती हैं जो जीवन पर्यंत बिना थके लगातार काम करते रहती हैं, हृदय को धड़काती रहती हैं। चलिए, अभी जानते हैं मानव का जो हृदय है उसकी वाह्य संरचना के बारे में। कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में भी, डायग्रामेटिकली भी और कॉमन स्ट्रक्चर्स भी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हृदय की जो स्ट्रक्चर्स हैं, हालांकि इसमें लेबलिंग इंग्लिश में है लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं इसको हिंदी में समझने की। कुछ जरूरी जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें लेबल आउट कर दी हैं हिंदी में। तो आपने जैसे देखा इसके अंदर आप ये देख रहे हैं सुपीरियर वीना केवा और एक नीचे इंफीरियर वीना केवा। ये जो ब्लू कलर की आप वेसल्स देख रहे हैं, तो जो नलियां हैं नीले रंग की उसको हमने शो किया है शिराओं के माध्यम से, और जो रेड कलर की नदी नलियां दिखाई दे रही हैं उन्हें हम लोग धमनी के माध्यम से डिनोट किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि शरीर का जो अशुद्ध रुधिर है वो शरीर के अगले हिस्से में यानी हार्ट से ऊपर का जो हिस्सा है, गर्दन, हेड, यहाँ सबसे इकट्ठा होकर के आता है सुपीरियर वीना केवा के थ्रू, और नीचे से सारा हिस्सा कलेक्ट होकर के जो ब्लड लेकर के आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वीना केवा। अभी जनरली सबसे जरूरी चीज है उसको आप समझ लीजिए। हृदय में जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो हिस्सा है ये इसका राइट पार्ट है, दायां भाग है, जबकि दूसरी तरफ जो हिस्सा है वो बायां भाग है। तो हर चीज को हम लोग बायां दायां करते हुए यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, एक बार इसको समझना बहुत जरूरी है। तो जो रुधिर को अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करके ला रही हैं वे सभी नलिकाएं किधर हैं? दाईं तरफ हैं। तो वीना केवा या फिर हिंदी में इनको दिया गया, चलिए ओके। आपने देखा कि हार्ट को प्राइमरी तौर पर इसमें बहुत ज़्यादा क्लियर बाहर से नहीं हो पाता है लेकिन दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा ऊपर वाले जो हिस्से होते हैं ये जो हैं अलिंद कहलाते हैं और नीचे वाले हिस्से जो होते हैं ये निलय कहलाते हैं। चलिए, अभी आपने देखा अग्र महाशिरा और पीछे की तरफ से पश्च महाशिरा, ये दोनों महाशिराएं मिल करके अशुद्ध रुधिर को एकत्र करती हैं हृदय के राइट साइड के ऑरिकल में। वहां से जो रुधिर है वेंट्रिकल में जाएगा यानी निलय में जाएगा दाएं तरफ के, और यहाँ से आप देख रहे हैं ब्लू कलर की दो धमनियां जा रही हैं। ये धमनियां लेकर के जाएंगी फेफड़ों को, इनको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। आप सबसे ऊपर बाएं तरफ देख पा रहे होंगे पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुस धमनी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये ऐसी धमनी है जो नियम का पालन नहीं करती है यानी अपवाद स्वरूप है, अर्थात इस धमनी में रुधिर अशुद्ध होता है। बाकी दो एक और हैं, उनके अलावा जितनी भी धमनियां हमारे शरीर में पाई जाती हैं हमेशा उनमें रुधिर शुद्ध होता है सिवाय फुफ्फुस धमनी के, और दो एक रीनल आर्टरी वगैरह और होती हैं। चलिए, इसके बाद में हम जानते हैं अगले जो स्ट्रक्चर है फुफ्फुस सिरा। आप देख रहे हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन जो आपने दोनों तरफ छोटी छोटी पतली पतली वेन्स दिखाई दे रही हैं। तो ये वेन्स फेफड़ों से शुद्ध रुधिर को लेकर के आती हैं और लेकर के कहाँ आएंगी? ये पीछे से जाकर के जुड़ जाएंगे कहाँ? बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में ला रही हैं। उसके अलावा नीचे से हम लोग बात करें तो एक मोटी सी रेड कलर की आवर्टा जिसको हम लोग महाधमनी कहते हैं, महाधमनी हृदय से बाहर निकल रही है जो पूरे शरीर को शुद्ध रुधिर सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रमुख लेबलिंग हुई। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट, अभी आपने जैसे देखा, मैं दोबारा से डिनोट करता हूँ, ये आप जो देख रहे हैं हृदय धमनी, हृदय धमनी यानी कोरोनरी आर्टरी, वो
आर्टरी है, धमनी है, जो खुद रुधिर सप्लाई करती है किसको, हार्ट को अपना पोषण जो करेगी वो कौन करेगी, दैट वुड बी कोरोनरी आर्टरी। चलिए अब जानते हैं मानव के हृदय की आंतरिक संरचना को लेकर के इंटरनली क्या होता है हार्ट में, एक डायग्राम के मार्फत समझेंगे और एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मैकेनिज्म और इसकी स्ट्रक्चर। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि इसकी कुछ मेजर लेबलिंग्स हैं उनको हिंदी में स्टडी किया जाए। तो आपने फिर दोबारा समझ लीजिएगा कि ये जो साइड है आपके लेफ्ट साइड में ये दायां भाग है और आपके राइट में जो है वो बायां भाग है। आप जिस रुख में बैठे हुए हैं वो उसका अपोजिट रहता है। तो इसके अंदर अब जैसे लेकर के चलें तो वही दो चैम्बर्स हैं, दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ। तो इन 4 चैम्बर्स में ऊपर वाले चैम्बर्स जो हैं इनको ऑरिकल कहते हैं यानी अलिंद कहते हैं, जबकि नीचे वाले जो होते हैं इनको निलय कहते हैं। तो बायां और दायां अलिंद उसी प्रकार से हो जाएगा, ऐसे ही नीचे की तरफ बायां और दायां निलय हो जाता है। चलिए इसके अलावा आपने देखा कि जो रीनल ये जो कोरोना सुपीरियर वीना केवा यानी महाधमनी जो है, ये महाधमनी अशुद्ध रुधिर को लेकर के आ रही है और दोनों तरफ से, ये आप देख रहे हैं ये ऊपर की धमनी है महाधमनी महाशिरा, ये नीचे से महाशिरा जा रही है और दोनों के दोनों आकर के खुलती हैं कहाँ पर, ये खुलती हैं राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल में यहाँ से इसके नीचे आप यहाँ देख रहे हैं वाल्व होते हैं, ये वाल्व ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बाबूलाल प्योर, यानी कि हृदय के बाईं तरफ बाइकस्पिड वाल्व होते हैं लेफ्ट साइड में, और ब्लड जो होता है वो प्योर होता है। तो इसका अपोजिट राइट साइड में अगर हम लोग बात करते हैं तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे, त्रिवलनी कपाट होंगे। यहाँ पर आप इसमें देख पा रहे होंगे जहाँ पर मेरा कर्सर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड बाइकस्पिड वाल्व टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। तो ये वाल्व खुलते हैं, इन वाल्व के खुलने से ही ऑरिकल का ब्लड कहाँ आता है, वेंट्रिकल्स में आ जाता है। उसके बाद ये वाल्व बंद हो जाते हैं। तो आपने देखा वाल्व जो होते हैं इन्हें सेमी ल्यूनर वाल्व्स भी बोलते हैं, अर्धचंद्राकार वाल्व्स भी बोलते हैं, लेकिन ये अर्धचंद्राकार वाल्व जो पाए जाते हैं ये कहाँ मिलते हैं, ये इन क्या नाम है आर्टरीज में मिलते हैं। चलिए, तो फिलहाल मैंने बताया आपको कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व मिलते हैं। इसके अलावा जहां पर भी हृदय से बाहर कोई चीज जा रही है यहाँ भी वाल्व्स मिलते हैं, चाहे वो आर्टरी है चाहे वो वेन है। ओके, तो इनको बोलते हैं अर्ध, ये दिखाई दे रहा है आपको आधे चांद जैसी स्ट्रक्चर बन गई है, जिसको अर्धचंद्राकार वाल्व बोलते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बात करें तो आगे आपने देखा महाशिरा, मैं आपको बताया था अग्र महाशिरा जो ब्लड लेकर के आ रही है। इसके अलावा आपने देखा पश्च महाशिरा जो नीचे की साइड से ब्लड लेकर के आ रही है, अल्टीमेटली कहाँ आ गई, राइट ऑरिकल में आ गई। इसके अलावा यहाँ से बताया राइट वेंट्रिकल से अशुद्ध रुधिर गया कहाँ पर, फेफड़ों में गया फुफ्फुस धमनी के मार्फत, और वहां से शुद्ध होकर के वापस आया फुफ्फुस शिरा के मार्फत वापस। और देख रहा है कि जो शिराएं हैं ये दोनों तरफ से, चाहे इधर से ये आपके राइट फेफड़े से आ रही हैं और ये लेफ्ट फेफड़े से आ रही हैं, और ये वाली भी इसके पीछे घूम करके वापस कहाँ खुल जाएगी, ये लेफ्ट ऑरिकल में आ जाएगी। और लेफ्ट ऑरिकल से यहाँ से फिर वही जो शुद्ध रुधिर है इसको नीचे वेंट्रिकल में भेज देगी, और वेंट्रिकल में से जब वापस जाएगा तो ये आपके कस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, और कस्पिड वाल्व बंद होने से ये ब्लड जो है वापस इस आप देख पा रहे हैं महाधमनी के मार्फत पूरे ब्लड में सप्लाई कर दिया जाएगा, पूरे बॉडी में सप्लाई कर दिया जाएगा इस ब्लड को। अब यहाँ पर एक चीज आती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसा आप देख रहे हैं, यस पेस मेकर। पेस मेकर अब क्या हुआ, आपके क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर में। देखिए पेस मेकर या इसको SA नोड भी कहते हैं, यहाँ से धड़कन बनना शुरू होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, हार्ट की जो धड़कन होती है वो SA नोड से बननी शुरू होती है, और ये SA नोड पाया जाता है राइट ऑरिकल में, और इस प्रकार से हृदय की धड़कन बनती हैं। तो अभी हमने जाना हृदय की बाह्य और आंतरिक संरचनाओं के बारे में। अभी लेके चलते हैं मनुष्य में जो सर्कुलेशन का जो मार्ग होता है उसको
तो हार्ट में या बॉडी में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है उसका पाथ क्या होगा, थोड़ा कंटिन्यूटी याद रखना जरूरी है। तो आप जैसे देख रहे हैं सिस्टेमिक वेन्स, ये पूरे शरीर से वेन्स अशुद्ध रुधिर लेकर के आ रही हैं। अब यहाँ से यानी इसको आपने एंटीरियर वीना केवा पोस्टीरियर वीना केवा दो में बांट दिया था, उसके बाद में दोनों इकट्ठा हो जाती हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं साइनस विनोसस, और यहाँ से वापस आता है राइट ऑरिकल में, राइट ऑरिकल में कलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आ गया है राइट वेंट्रिकल में। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो होते हैं दे आर ट्राइकस्पिड वाल्व, ओके, त्रिवलनी कपाट। यहाँ से गया, अब बताया मैंने आपको कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से पहुंचा लंग्स में, लंग्स ने ब्लड को प्योर कर दिया, और यहाँ से वापस आया पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन्स आकर की खुली कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में आने के बाद ये बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू पहुंचा कहाँ, लेफ्ट वेंट्रिकल में, बाएं अलिंद में। यहाँ से ट्रंकस आर्टेरियोसस, वही जो मोटा सा होकर के डोर्सल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोर्सल आउर्टा भी बोलते हैं, तो उससे होता हुआ पूरे शरीर को सप्लाई कर दिया जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो ये आपने देखा कि हमारे शरीर में फ्लो क्या होता है परिसंचरण का। चलिए अभी इसको एक छोटे से वीडियो के मार्फत समझने की कोशिश करते हैं। सो आप जैसे देख रहे हैं कि आपका हृदय जो है कहाँ पर स्थित है, जिसे हम लोग राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया था। यहाँ से हृदय से जो सप्लाई जा रही है, जो आपके बॉडी में जाकर के लंग्स में ऑक्सीजन फिलअप करता है, और प्रति मिनट जाकर के लगभग 5 क्वार्ट्स ब्लड सप्लाई करता है। प्रतिदिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा हार्ट बीट्स पंप करता है। आप देख रहे हैं किस तरह से जो वेन्स हैं, शिराएं हैं, अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करके बाईं साइड में लाती हैं, यहाँ के वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुँचते हैं, और देख रहे हैं आप ये किस प्रकार से अशुद्ध रुधिर शुद्ध में बदल जाता है। लंग से, फेफड़ों से शुद्ध जो रुधिर है ये पल्मोनरी वेन्स के मार्फत वापस पहुंचता है हार्ट में, लेफ्ट ऑरिकल में, और यहाँ से फिर आपके पूरे शरीर में। यहाँ पर आपने देखा कि दोनों वाल्व्स, मैंने बताया था आपको, ट्राइकस्पिड वाल्व एंड मिट्रल यानी बाइकस्पिड वाल्व इसमें पाए जाते हैं। तो ट्राइकस्पिड टुवर्ड्स द ट्राइकस्पिड वाल्व जो हैं ये हृदय के राइट साइड में हुए, और मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व जो होते हैं हृदय के लेफ्ट साइड में होते हैं, ओके। अभी यहाँ पर दो चीज देख पाएंगे कि हृदय के जो धड़कन होती हैं उसके दो मेजर पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायस्टोल और दूसरा होता है सिस्टोल। तो वास्तव में डायस्टोल क्या हुआ, सिस्टोल क्या हुआ, तो आप बिल्कुल ऐसा समझ लीजिएगा, हालांकि समझने की भाषा थोड़ी सी अलग है, कि हृदय जब पिचकता है यानी कि जब वो एक्शन में होता है तब उसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, और जब हार्ट हमारा रिलैक्स करता है यानी कि वो फूलता है तो उस कंडीशन में आप उसको डायस्टोल कह सकते हैं। अब यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि जब हार्ट पिचकेगा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से ये जो प्रेशर है ब्लड के ऊपर, ये जो ब्लड आप देख रहे हैं ना यहाँ से ऐसे करके जा रहा है इस आपका डोर्सल आउर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में, तो इसके ऊपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जब ये रिलैक्स करेगा तो उस समय इसके ऊपर प्रेशर कंपैरेटिवली कम होगा, ओके। तो हृदय की जो धड़कन है इसमें दो मूवमेंट हुए, एक हुआ डायस्टोल और एक हुआ सिस्टोल, ओके। इसे हिंदी में कुछ प्रंकुचन और निलयन बोलते हैं। यस, आप देख रहे हैं किस तरह से वेंट्रिकल से जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर एक ओके, तो ये डायस्टोल में आपने देखा किस तरह से हार्ट रिलैक्स कर रहा है।
तो कंटिन्यूटी ये प्रोसेस होता रहता है, और आप ये भी देख पा रहे हैं कितने स्मूथली ये वाल्व्स इसके बीच में खुल रहे हैं। अभी हमने बताया था एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये कॉरोनरी आर्टरी बताया था। तो ध्यान आपको, कॉरोनरी आर्टरी जो हृदय की दीवारों को खुद यानी अपना जो पोषण करेगा हृदय, इन वैसे आर्टरीज के मार्फत से ब्लड लेके चलता है। यहीं पर वेन्स भी होती हैं जो अशुद्ध रुधिर को लेकर के जाती हैं। अभी यहाँ हम बात कर रहे थे जो इम्पल्स जनरेट हुई, तो आप देख रहे हैं ये जो ऐसे नोड है, मैं दोबारा से इसको दिखाना चाहूँगा। ऐसे नोड में ये जो है पंप, यस, पल्स जनरेट हुई, जिसको हम लोग पेस मेकर भी बोला। यहाँ से तुरंत गया कहाँ पर, लेफ्ट साइड में, और फिर एक साथ नीचे वाले दोनों के दोनों वेंट्रिकल्स में होता है। यानी पहले ये धड़केगा, उसके तुरंत बाद ये, और फिर एक साथ ये दोनों जो है पंप करते हैं। ओके, बहुत स्लाइट मूव चेंज दिखाई देगा आपको वेरिएशन के बीच में। तो इस तरह से हम लोग देखा कि हार्ट का प्रोसीजर किस तरह से काम करता रहता है पूरी बॉडी में। चलिए, तो ये रहा मानव का रुधिर परिसंचरण तंत्र। तो आपने जाना कि हमारे शरीर में किस प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन होता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है स्तनधारियों के लिए, मनुष्य के लिए, डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रुधिर परिसंचरण किसे कहते हैं। तो इसको बहुत समझ लीजिएगा, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से। तो दोहरा रुधिर संचरण क्या होता है कि आपने ये तो जाना कि हमारा जो हृदय है, नॉर्मली इसके दो अलग अलग पार्ट्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों को मिलाकर के शायद कभी नेचर ने उसको एक बनाया होगा। तो हमारे हृदय से होकर के ब्लड दो बार फ्लो करता है, ठीक है ना। एक बार जब होता है तो वो अशुद्ध अवस्था में होता है, और दूसरी बार जब होता है तो वो शुद्ध अवस्था में होता है। तो तो हार्ट से होकर के दो बार रुधिर का गुजरना जो है उसे ही दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। तो इस प्रकार से दो बार जब गुजरेगा, तो पहली बार में जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब ये हुआ, जिसे हिंदी में फुफ्फुस परिसंचरण भी कह सकते हैं, अर्थात हृदय से होकर के फेफड़ों का गुजरना, ब्लड का गुजरना, सॉरी यार, आपका जो फेफड़े हैं उनसे होकर के ब्लड का गुजरना। तो आप समझ पा रहे हैं कि यानी अशुद्ध रुधिर का शुद्ध बन करके वापस आना। तो ये जो सर्कुलेशन हुआ इसका पाथ आप समझेंगे। दूसरी चीज जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन या दैहिक प्रवाह, जो भी इसको हिंदी में कहें आप। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन वो हुआ जब आपके हार्ट से शुद्ध रुधिर आपके बॉडी में जाएगा, और वहाँ से आपकी सेल्स के द्वारा उसकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो उसकी ऑक्सीजन है, उसको कंज्यूम करके रुधिर को अशुद्ध कर दिया जाएगा, और ये अशुद्ध रुधिर वापस हृदय में लौट आएगा। तो इसको सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो आपसे पूछा जाएगा डबल ब्लड सर्कुलेशन, तो आप यही बताएंगे कि साहब ऐसा होता है कि जो हमारा ब्लड है हमारे हार्ट से होकर के दो बार पास करता है। तो इस तरह से जिसे दोहरा रुधिर परिसंचरण कहेंगे। पहली बार में जो होता है इसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं, और दूसरा जो होता है उसको दैहिक सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अभी एक डायग्राम के मार्फत आप समझना चाहें तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ आप देख रहे हैं कि आपके पूरे शरीर से अशुद्ध रुधिर को कलेक्ट करके सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवल लेकर के आए कहाँ पर, राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से थ्रो दिस, यहाँ पर आप होता है ट्राइकस्पिड वाल्व से वापस आ गए कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में आ गया, और यहाँ से वाल्व्स के होते हुए पल्मोनरी आर्टरी से ये सीधा चला गया कहाँ पर, लंग्स में। ओके, तो यहाँ तक का जो हुआ लंग्स तक, इसको हम लोग बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, और वापस यहाँ से कहाँ आ गया, ये पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। तो आपने देखा कि पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन हुआ जिसमें रुधिर हृदय के राइट वेंट्रिकल से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से अशुद्ध अवस्था में चला था, और फेफड़ों से शुद्ध होकर के वापस किस में आ गया, लेफ्ट ऑरिकल ऑफ द हार्ट में आ गया। ओके, इसके बाद जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप कि लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट करके थ्रू द डोर्सल आउर्टा, या आपका जो सिस्टमिक आर्टरीज होती हैं इनसे होते हुए आपकी पूरी बॉडी में गया, हेड में, आर्म्स में, एब्डोमेन में, पेल्विस में, आपके प्रत्येक बॉडी पार्ट्स में सेलुलर लेवल तक जाएगा। वहाँ पर ऑक्सीजन का कंज्यूम होगा, और अशुद्ध होकर के वहाँ से फिर दोबारा इस सुपीरियर और इंफीरियर वीना केवा के द्वारा राइट ऑरिकल में कलेक्ट कर ली जाएगा। तो ये पूरा पूरा हुआ सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आपने देखा सिस्टमिक सर्कुलेशन जब ब्लड प्योर से इम्प्योर अवस्था में बदल जाता है, और पल्मोनरी सर्कुलेशन जब ब्लड जो होता है प्योर से
इम्प्योर से प्योर अवस्था में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है डबल ब्लड सर्कुलेशन। ओके, तो मानव का जो परिसंचरण तंत्र है, इससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और भी हैं जो आपको एक नंबर में पूछे आते हैं, जिनमें से एक है आपका ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो अभी जैसे आपको पीछे वीडियो के मार्फत भी समझ में आया होगा कि नॉर्मली होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है वो जो फ्लो करता है वैसा उसमें आर्टरीज में या वेन्स में, उनमें क्या है कि जब कोई भी लिक्विड किसी ट्यूब के मार्फत फ्लो करेगा, बहेगा, तो जो लिक्विड है वो ट्यूब की दीवारों पर कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, बनाएगा। वही प्रेशर जो है, जब ब्लड का प्रेशर ब्लड वेसल्स के ऊपर बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है ना? तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं, क्योंकि हार्ट पुश जो कर रहा है, जो धक्का दे रहा है ब्लड को, वो कहाँ दे रहा है? आर्टरीज में दे रहा है। तो सीधी सी बात, आर्टरीज के अंदर ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा। ओके, कंपेरेटिव टू द वेन्स, वेन्स की अपेक्षा बहुत बहुत ज़्यादा होगा आर्टरीज में। अब ये जो प्रेशर हुआ, यानी कि धमनियों में रुधिर के प्रवाह के द्वारा हृदय के स्पंदन की गतियों का जो प्रभाव पड़ेगा कहाँ? धमनियों में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर या रक्तदाब बोलते हैं। अब ये रक्तदाब दो प्रकार का हुआ, जैसे मैं पीछे भी आपको बताया था। एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। तो हम लोग बात करें सिस्टोलिक प्रेशर, तो आप ये पीछे देख भी पा रहे हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो आप इसको याद रखिएगा, लगभग 120 mm यानी मिली मीटर ऑफ Hg, मरकरी स्केल में 120 का जो रीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सिस्टोलिक प्रेशर। और दूसरी जो होती है, दैट इज कॉल्ड एज द डायस्टोलिक प्रेशर। तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या हुआ कि लगभग 80 mm Hg के आसपास एक स्टैंडर्ड है। तो इस स्टैंडर्ड पर आपको जो एक स्वस्थ व्यक्ति है, लगभग 18 से 22-25 साल की एज का, तो उसके ब्लड का जो प्रेशर बनेगा वो लगभग डायस्टोलिक प्रेशर बनेगा 80 mm Hg पर, और सिस्टोलिक प्रेशर जो बनेगा वो 120 mm Hg पर बनेगा। तो यानी कुल मिलाकर के हम इसे कैसे लिखेंगे? इसे हम लोग लिखेंगे 120/80 mm Hg। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। तो आपका ब्लड प्रेशर एक स्वस्थ व्यक्ति का या एक युवा व्यक्ति का क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए आयु के साथ साथ, क्योंकि आपकी जो धमनियां होती हैं वो थोड़ा सा उनका ल्यूमेन कम होता जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से या फिर और कई कारणों से आयु बढ़ने के साथ साथ। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो आप ब्लड का प्रेशर आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा एक चीज़ और आती है कि रक्त ब्लड प्रेशर को नापने का जो मेजरमेंट करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका नाम क्या होता है? आप समझ लीजिए, एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग स्फैग्नोमैनोमीटर। मैनो मीन्स मरकरी स्केल होता है इसमें। तो स्फैग्नोमैनोमीटर इसका नाम है, जिसके द्वारा आप लोग ब्लड प्रेशर को नापते हैं। स्ट्रक्चरली अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस तरह का इंस्ट्रूमेंट आपने डॉक्टर्स वगैरह के पास भी देखा होगा, और भी इसके बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बैंड है, इसको बाजू पर बांध देते हैं आपका फोर आर्म पर, यानी कोहनी से ऊपर की तरफ, और इसमें एक स्टेथोस्कोप लगा करके पल्स को देखा जाता है कि जो इसकी स्पंदन की जो दर है वो क्या होगी। ठीक है ना? इसके हिसाब से प्रेशर को मेंटेन किया जाता है, जो आपको एयर का जो ब्लैडर दिखाई दे रहा है, और यहाँ ये जो मरकरी स्केल है इसके ऊपर इसको मेजरमेंट किया जाता है। खैर, कुल मिलाकर के इस यंत्र का नाम आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसको ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र होता है इसको बोलते हैं स्फैग्नोमैनोमीटर। ओके, दूसरा एक और चीज़ आती है नब्ज या पल्स। पल्स या नब्ज बिल्कुल लगभग वही है जो आपके हृदय के स्पंदन की दर है। तो हार्ट की जो पंपिंग होती है उसको बजाय हार्ट से नापने के, अगर हम कलाई में, आपकी यहाँ कलाई में एक रेडियल आर्टरी होती है, इस रेडियल आर्टरी के मार्फत जब हम लोग नापते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जैसा आपने देखा भी, कलाई की रेडियल धमनी से नापते हैं, और रेडियल धमनी से जब नापते हैं तो इसी को नब्ज या पल्स कहा जाता है। ओके, क्योंकि हृदय के जो स्पंदन की दर है कम है, ज़्यादा है नॉर्मल स्थिति में, तो वो ही आपके स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। और पुराने या फिर मेडिकल साइंस में इसी के मार्फत ही हम काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लगा पाते हैं कि आपकी आंतरिक स्थिति कैसी है। ठीक, तो नॉर्मली पल्स रेट जो है, चाहे हृदय की स्पंदन की दर हो, चाहे ये आपका पल्स हो,
या जो बता रहे नब्ज हो तो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। एक छोटा सा टॉपिक और आता है ईसीजी। आपने नाम बहुत सुना होगा। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, बस आपने केवल यही समझना है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम आपने कभी कभी देखा होगा, आपके घर में आपके पेरेंट्स हैं, मदर फादर या ग्रैंड फादर्स वगैरह, वो एक छोटी सी पट्टी होती है ग्राफ पेपर की, और उसके ऊपर कुछ लाइनें बनी रहती हैं, इस तरह की लाइनें। ओके, तो ये क्या होता है, आपका ईसीजी होता है। तो आप यहाँ ये पट्टी के ऊपर देख पा रहे हैं ना इस तरह से। तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हर एक जो बैंड बने हुए हैं, चाहे ऊपर ये वेव बनी हो, चाहे ये नीचे की वेव हो, ऊपर की हो, हर एक का मायने होते हैं कि जो आपके हार्ट के हेल्थ के बारे में बताते हैं कि आपके ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, उसका डायस्टोल या सिस्टोल कहाँ पर दिक्कत है, ये इस पट्टी के माध्यम से समझ पाते हैं। तो आप तो बस केवल इतना ही समझ लीजिए कि ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ओके, चलिए। तो इसके साथ ही हमने आज जो स्टडी किया उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं। थोड़ा सा ही मिस्टेक यहाँ पर हो गया है, एक सेकेंड। तो अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न लेकर के चलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, हृदय में धड़कन कहाँ उत्पन्न होती है? तो हिंट के तौर पर मैंने आपको बताया था पेस मेकर या SA नोड उसको बोलते हैं। तो उसका नाम आपको यहाँ पर इंडिकेट आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि किस धमनी में अशुद्ध रुधिर बहता है? क्योंकि मैं आपको बताया था, और पिछली क्लास जो थी उसमें भी मैं आपको बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धमनी, शिरा और केशिकाओं में अंतर बताइए। तो आपने एक प्राइम करेक्टर लेकर के चले थे कि धमनियों में साहब मोस्टली शुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन कोई धमनी ऐसी जरूर है जिसका हमने जिक्र किया जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में लीजिएगा कि रुधिर वाहिनियों के कितने प्रकार हैं, ब्लड वेसल्स के कितने हैं, इनमें अंतर कीजिए। मतलब वही धमनी, शिरा वगैरह में अंतर बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 के तौर पर लीजिएगा कि दोहरा रुधिर परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन क्या है, इसको डिटेल में बताइएगा। एग्जामिनेशन के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के तौर पर आप लेके चलते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप स्तर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर लेवल लिखना है, और थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा इसको, क्या डायस्टोलिक होता है, क्या सिस्टोलिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइएगा, हृदय की जो झिल्लियां होती हैं उन झिल्लियों को क्या नाम देते हैं? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पर कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की? इसके लिए आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, आपको थोड़ा सा खोजना पड़ेगा आंसर के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लेके चलते हैं, हार्ट में जो द्विवलनी कपाट हैं वो कहाँ पर होते हैं? द्विवलनी कपाट जिसको हम लोग बोलेंगे मिट्रल वाल्व्स, कहाँ पर मिलते हैं? ओके, तो आप इन क्वेश्चंस के उत्तर ढूंढिएगा। इसके अलावा डायग्राम्स आप जरूर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा हार्ट का इंटरनल। ओके, तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, हमारे साथ बने रहिएगा। ओके, चलिए।